नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का टीचर्स फैमिली में, टीटी परिवार में सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे 20 प्रश्न करेंगे और 20 में से 2-3 प्रश्न क्लियर होंगे। जी हाँ, क्योंकि वह टॉपिक यहाँ पे लाया गया है जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 51 की बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इन 20 प्रश्नों के लिए? क्या आप तैयार हैं 2-3 नंबर पक्के करने के लिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन हर एक सेशन अटेंड कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। सभी कमेंट करेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। प्लस दोस्तों, यहाँ पे पेडागॉजी के भी प्रश्नों को कंबाइंड किया, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पेडागॉजी के प्रश्नों को कंबाइंड किया गया है, पूरा यहाँ पे निचोड़ लाया गया है। तो विश्व एड्स दिवस 1 अप्रैल, 1 दिसंबर, 1 मई, 1 जनवरी। तो सभी को पता है 1 तारीख को मनाया जाता है, वह तारीख कौन सी है। और आपके बता देता हूँ, दिन दिवस से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम पर पूछा जाता है। दिन दिवस जो भी आपके 20-25 महत्वपूर्ण होंगे उनको जरूर आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है। तो विश्व एड्स अगर दिवस की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। कुपोषण है, कुपोषण और अल्प खुराक है, अति खुराक है या अल्प खुराक है। देखिए, अति खुराक और अल्प खुराक इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप मधुमेह से संबंधित कौन सा ऑप्शन कहलाएगा? सभी लोग जानते हैं अल्प खुराक, डी ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? हम डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं परपोषी पौधे, मांसाहारी पौधे, सपोषी पौधे या शाकाहारी पौधे कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कंफ्यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कमेंट बेफिक्र करना है। तो प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें हम 10 प्रश्न आपके कंसेप्ट के ले रहे हैं, 10 प्रश्न पेडागॉजी के प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषी पौधे हमारे जो स्वपोषी होते हैं वे प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, पत्तियों में होता है, ना कि बराबर तने में हो, तने में नहीं होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का अवशोषण करता है। स्टोमेटा नामक छोटे छिद्र होते हैं। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में किस छिद्र के द्वारा कहते हैं, उस छिद्र का नाम क्या होता है? स्टोमेटा नामक एक छोटा छिद्र होता है। कौन सा नामक? स्टोमेटा नाम का। और यह पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के प्रवेश के लिए और ऑक्सीजन के निकलने के लिए मार्ग का काम करता है। कौन? स्टोमेटा करता है। फोर्थ प्रश्न है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई होप एक बार अवश्य लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। चौथा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवीय घटक नहीं है? मृदा, उपभोक्ता, कीट, हरे पौधे। देखिए, यहाँ पे जैवीय घटक नहीं है अर्थात वह अजैव की कैटेगरी में आएगा, वह होगा मृदा, मिट्टी। उपभोक्ता करने वाला, कीट और हरे पौधे, ये सभी जैवीय घटक कहलाते हैं। लेकिन मृदा, मिट्टी हमारा कौन सा आ जाता है? जैवीय घटक नहीं कहलाता, अजैव में आ जाता है। पांचवा प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? पतझड़ वन पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में, ये दोस्तों हैकिस्टोथर्म क्षेत्र में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो पतझड़ वन जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? मध्य तापीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में समशीतोष्ण टेम्परेट क्षेत्रों में यह शरद ऋतु में होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन है? शरद ऋतु में होता है। और अन्य क्षेत्रों में कुछ वृक्ष अपने पत्ते गर्मी के मौसम में भी खो देते हैं। ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? परिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? हैंस रीटर ने, EJ कोंडामी ने, अर्नेस्ट हैक्ले ने या चार्ल्स एल्टन ने? ये पूछा गया है दोस्तों आपके टेट एग्जाम में, और आपको पता है यह प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, संभावित प्रश्न है।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इकोलॉजी शब्द का या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। हम सी ऑप्शन की बात करेंगे। और पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पारिस्थितिकी इकोलॉजी को कहा जाता है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। तो इकोलॉजी में किस किस कैटेगरी में अध्ययन होता है? व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मन शब्द का प्रयोग है। 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्ले ने अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म में किया था। ये आपको ध्यान देना है। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? E.P. ओडम का है, चार्ल्स एल्टन का है, E. वर्मिंग का है या अर्नेस्ट हैक्ले का है? तो इकोलॉजी शब्द का तो अर्नेस्ट हैक्ले नाम आता है। और पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य अध्ययन पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो सभी लोग जानते हैं E.P. ओडम की यह परिभाषा है, यह कथन हो जाएगा। सन 1965 में ओडम ने पारिस्थितिकी के प्रकृति की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन नाम नई परिभाषा दी थी। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र के भिन्न भिन्न परिभाषाएं भी दी हैं। सबसे सरल परिभाषा यही है कि प्राणियों एवं वनस्पतियों के परस्पर संबंधों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। हम किसकी बात करें? 71%। हमें ऑप्शन सीधा डायरेक्टली आंसर करना है। बी ऑप्शन की बात करेंगे। 9वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्रायः एक समान रहता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। क्षोभ सीमा कहते हैं। तो वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्रायः एक समान रहता है वह आपका समताप मंडल कहलाता है। और इसके 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक यह एरिया होता है। समताप ओजोन मंडल 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। समताप में लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। इस मंडल में तापमान स्थिर है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और समताप मंडल बादल तथा मौसमी घटनाओं से मुक्त रहता है। 10वां प्रश्न दिया गया है कि समताप मंडल की मोटाई कितनी है? 50 से 55, 10 से 50, 35 से 30 से 35 या 25 से 30? सभी लोग जानते हैं 50 तो अंतिम होगा। 2 ऑप्शन दिया गया तो हमारा बी ऑप्शन करेंगे। या हमारा यहाँ पे अगर 38 से 50 या 35 से 50 दिया होता तो वो भी ऑप्शन आपका सही होता। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। स्क्रीन पर दिया गया है 11वां नंबर प्रश्न है। 10 प्रश्न हमने कंसेप्ट के किए। अब 10 प्रश्न दोस्तों पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के करेंगे, क्योंकि एग्जाम पे आपके ईवीएस में पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं पेडागॉजी की। 11वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? अर्थात नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली संवेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, या जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा। तो मूल्यांकन के लिए शब्दें और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना ये हमारा नहीं होगा। बाकी ए और बी जो आपका डी ऑप्शन दिए गए ये तीनों हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर दिया गया है कि ईवीएस में पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या होता है? कि छात्रों को रेल के किराए के बारे में बताना है, उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार यही आता है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं। डी ऑप्शन की बात करेंगे। वास्तविक जानकारी के साथ साथ बातचीत करना और अवलोकन के कौशल का विकसित करने का अवसर देना हो जाएगा।
13वां प्रश्न दिया गया है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीज को कक्षा दर्शाकर या अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करना और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी अध्यापक लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका लोग हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप जाएंगे विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, तो आपका जो जवाब होना चाहिए कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करना और उनके लिए चित्र बनाने के लिए कहना। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएट पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। पजल आप लोग समझ गए होंगे, कुछ चित्र रहता है और उस चित्र को उस खाने पर क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा। ये भी नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित नहीं करना, छात्रों में मन को भ्रमित करना, या छात्रों को मन को भ्रमित करना, उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, बाकी जो तीनों उद्देश्य हमारे सही दिए गए हैं, लेकिन एक सी ऑप्शन है सही होगा। जो ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है तो वो सी ऑप्शन था जो उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें उद्देश्य हो जाएंगी। पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल शामिल करने का उद्देश्य की बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो उसको हमें ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो निम्नलिखित में से आप छात्रों की कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ये भी नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। तो चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। या चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ लें। या चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। देखिए ऐसा नहीं कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाएं, ये जो है ये नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि ईवीएस के आप अध्यापक अध्यापिका पर्यावरण की हैं। तो छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते समय ये नहीं कहेंगे कि उन जो वहाँ जानवर रहते हैं चिड़ियाघर में उनके लिए खाना ले जाएं। तो ये इसके लिए तो खाना खिलाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ उनका मिलने जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें देखना, उनको जानना समझना और उनके खाए गए जो भोजन का पता लगाने की कोशिश करना, ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन सी ऑप्शन जो है यहाँ पर नेगेटिव नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, 5 प्रश्न और करेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपने कितना कमेंट किया, स्कोर आपने स्कोर कितना प्राप्त किया। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, या प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने के लिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाना चाहिए, या वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं कराना, या पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य करना या प्रदान करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का जो शामिल क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम बात यही आती है कि शिक्षार्थी और अभिभावक के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन की बात करेंगे। 17वां प्रश्न दिया गया है, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने के लिए सहायता के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया होगा। तो विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। यह असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। यह असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने,
अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं, या माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जाता है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है असाइनमेंट के तौर पर? तो देखिए असाइनमेंट का जो बेहतरीन ऑप्शन होगा, सही होगा कि 80 नंबर की बात करेंगे कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करना। असाइनमेंट से क्या होता है, शिक्षार्थियों को जानकारी भी हासिल होती है, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण भी कर सकते हैं और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर भी उनको मिल पाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 प्रश्न है, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल शामिल है, या एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता शामिल है, या अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता शामिल है, या स्थान दूरी दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता शामिल है। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल क्या शामिल होगा? तो सभी जानते हैं मानचित्र से संबंधित स्थान दूरी दिशा सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की कि ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। किस में मदद करता है? पाठ को सुखद और रोचक बनाने में मदद करता है, विश्वसनीय वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र क्षमता को बढ़ावा देने में, या दोस्तों शिक्षार्थियों के बीच भाषा संस्कृत विविधता पर ख्याल रखना या छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना। तो ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग जो मदद करता है कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करना और उसका पता लगाने के लिए छात्र क्षमता को बढ़ावा देने में करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? कंसेप्ट और पेडागोजी क्लास थी। 10 हमने कंसेप्ट के क्वेश्चन लिए और 10 और पेडागोजी की, ठीक है, कंबाइंड का, क्योंकि हमारी तैयारी 30 की चल रही है, या 30 में से 25 मिनिमम इतना तो करना ही करना है, 25 प्लस लाना ही लाना है, तभी सिलेक्शन यहाँ पर सरोपर ही होगा। और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, और इंस्टाग्राम पर हैं तो जायसवाल कोचिंग सेंटर, या अपने फैमिली को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और अपने टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर फेसबुक पेज को फॉलो करना या लाइक करना, वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, वहाँ पे भी MC कुछ मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।